अपनी एक प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने टर्की के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने आप लोगों को टर्की जाने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी तरह की स्कॉलरशिप्स होते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टर्की उसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस वीडियो में टर्की का सबसे जो मशहूर स्कॉलरशिप है, जिसके ऊपर हमने बात की थी, टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार वाज़िया करूँगा और इस वीडियो के देखने के बाद आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं इसके फॉर्म को लेकर अप्लाई कैसे करना, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें आप अपने लिए खुद अप्लाई कर पाएंगे। और इसी वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी बताऊंगा, अगर आपने वो गलती की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, तो लिहाजा वीडियो गौर से सुननी है एंड होपफुली जितने भी क्वेरीज हैं सारी इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें उसका तरीकाकार वीडियो के लास्ट में वाज़िया कर दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इसी स्कॉलरशिप का। ये बेसिकली तौर पर टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होता है और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड होने के साथ साथ इसमें आप लोगों के चांसेस भी ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है उसकी मैं एक रीज़न आपको पेश करता हूँ कि ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें एट अ टाइम आप 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। यानी एक ही एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है और उसी एप्लीकेशन की बेस पे आप टर्की की 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाएंगे। अब वो यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, और 3 ऐसे मैं आपको यहाँ पे पॉइंट भी बताऊंगा जिसकी बेस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपने किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखानी। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होने के साथ साथ आपको यहाँ पे महाना स्टाइपेंड भी मिलेगा। यहाँ से जाने के लिए टर्की आपको एयर टिकट के पैसे भी वो देंगे। इसके अलावा आपकी वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी, यानी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टर्किश गवर्नमेंट आप लोगों का ज़िम्मा उठाएगी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, अब दोबारा पाकिस्तान वापस आओगे, दैन भी एयर टिकट के जो पैसे हैं वो इसी स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है। यानी ईच एंड एवरीथिंग आपका इसमें कवर हो रहा है, अलबत्ता सवा खाने के। और वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूनिवर्सिटी कार्ड मिल जाता है जिस पे आपकी ट्रांसपोर्ट भी जो काफ़ी चीप हो जाती है और आपका मील वगैरह भी उसी में कवर हो जाता है। तो इट मीन्स जो आपको ये स्टाइपेंड मिलने जा रहा है, जो कि बैचलर के लिए 4500 तुर्किश लीरा है एंड मास्टर्स और पीआईडी वालों के लिए बिलतरतीब 6500 से लेकर 900 तुर्किश लीरा आपको अमाउंट मिलती है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। अब इसमें लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, फिर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। वो ये है कि इसमें अप्लाई कौन लोग करें। अगर आपके इंटरमीडिएट में 70% से इसे कम मार्क्स हैं तो आप लोगों को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी CGPA 3 से कम है देन भी आपके लिए यहाँ पे चांसेस कम है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी मिनिमम CGPA 3.0 है मास्टर्स के लिए या PhD के लिए, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और इसी तरह से अगर आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 70% है, देन आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप मेडिसिन के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मेडिसिन है, BDS है या फार्मेसी है, देन जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके 90% होने चाहिए। बाकी यहाँ पे एज की लिमिट भी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो हालांकि ये चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको ये राइट कॉर्नर के ऊपर एप्लीकेशन या लॉगिन की ऑप्शन आ रही है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा भी अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन करें। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं है तो लिहाजा सबसे पहले हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके अलावा अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो लिखना है, तो सर नेम लिखना है इसके बाद। एंड इसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी नेशनैलिटी आपने लिखनी है, यहाँ पे पाकिस्तानी आएगी। ईमेल आईडी लिखनी है और ईमेल अगेन लिखनी है। अपना पासवर्ड सेट करना है और अगेन पासवर्ड लिखना है और एक सीक्रेट क्वेश्चन लिखना है आपने यहाँ पे कोई भी सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। अपने सवाल लिखना है और उसी का जवाब भी आपने लिखना है। ये तब चाहिए होता है जब बाज़ औक़ात आपको पासवर्ड भूल जाता है, तो ये आपके काम आता है। जब ये सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक ईमेल आपकी चली जाएगी उसी ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने यहाँ पे दे रखी होगी। तो आपने अपनी ईमेल आईडी पे जाना है, वहाँ पे एक लिंक आया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देन आपने अगेन अपना इसी लॉगिन के पेज पे आके यूज़र नेम और पासवर्ड अपना जो आपने सेट अभी किया है वो लिख के आपने इंटर हो जाना है। जैसे इंटर होंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो ऐसा होगा, इसमें राइट साइड के ऊपर जो आपकी तस्वीर का आपका ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर हो। एंड आफ्टर डैट अगेन आपने अपनी वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हर स्टूडेंट के बारे में अपनी उसे पता होती है वो आपने लिखनी है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। नेशनलिटी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, जो स्टूडेंट्स का मेन सवाल होता है, जो टाइप ऑफ आईडी है। अगर तो पासपोर्ट है तो वो सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो उसके लिए आपने सिटीजनशिप आपने नंबर यहाँ पे लिखना है। और जिन लोगों के पास आईडी कार्ड भी नहीं होता, बेफाम होता है, तो उस पर भी ये नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से भी ये लिख सकते हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है
कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर वाकई अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड यही होता है कि आप पासपोर्ट बनाएं और पासपोर्ट पे अप्लाई करें। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है या अभी आप पासपोर्ट बना सकते हैं तो ये सबसे सेफ़ और बेहतर तरीक़ाकार है। बाकी अप्लाई ज़रूर आप आईडी कार्ड पे भी कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी मालूमात यहाँ पे देनी है, पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है और उसके बाद पासपोर्ट की जो टाइप है वो नॉर्मल लिखनी है और ये सारा स्टफ़ आपने इस तरह से लिख लेना है। एंड आफ्टर दैट अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे कुछ आपकी रिलीजियस चीज़ें पूछी जाएँगी, जैसे आपका दीन क्या है, इस्लाम है, अगर आप कोई डिसेबल है तो वो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी नस्ल भी सेलेक्ट करनी है क्या है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अगर हम अपने अगले फॉर्म पे जाएँ तो आपसे इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ और स्पेशल टैलेंट की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, उसमें इन चीज़ों की भी बड़ी अहमियत है। तो लिहाज़ा आपने इसको लाइट नहीं लेना और ये बिल्कुल इसी तरह से मालूमात आपसे पूछेगा जैसे आपको फ़ील आएगी कि आप एक यूरोपास की सीवी बना रहे हैं। लिहाज़ा जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं इसको इग्नोर मोड पे नहीं डालना है, इसको अच्छे से आपने लिखना है और अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं इसके अलावा तो वो वहाँ भी आपने लिखनी भी हैं। तो लिख सकते हैं वहाँ पे डिटेल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी आप अपनी तरफ से चीज़ें ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लाज़मी आपने है, ये एक ट्रिकी पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लिहाज़ा इन चीज़ों के ऊपर लाज़मी ज़ोर दें, इनको ऐसे लेट इट गो ना करना। और इसी तरह से स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप में कुछ ख़ास टैलेंट है, लेट्स सपोज़ दैट अगर आप अच्छा गा लेते हैं, तो वो आपने लिखना है। इसी तरह से अगर आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट लिखना है। कुछ लोग जो हैं वो एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, जैसे टिकटॉक पे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो भाई वो आपने अपनी यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ लिखनी है। तो यहाँ सिर्फ अपने हिसाब से आपने देख लेना है। और उसके अलावा अगर आप में स्पोर्ट्स में भी कुछ लाज़मी सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, हैंडबॉल अच्छा खेलते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, तो ये चीज़ें आपके काम आएँगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अगली चीज़ है वो है फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो आपने लाज़मी पुट करनी है, जिसमें आपके ये पूछा जाएगा आपकी वालदा का क्या नाम है, वालिद साहब का क्या नाम है, क्या वो अभी अलाइव है। इसके साथ उनकी जॉब के बारे में जो डिटेल है वो सारी यहाँ पे आपने पुट करनी है। आपके कितने बहन भाई हैं ये भी आपने लिखना है और आप क्या मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आपने स्टेटस लिखना है। तो ये बेसिक्स की मालूमात और यहाँ पे ये भी आपने ऐड करना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो ये $50 ना सेलेक्ट कर देना, इतनी गरीब बनने की ज़रूरत नहीं है। जो रीज़नेबल अमाउंट आपकी है उतनी ही यहाँ पे सेलेक्ट करें। बाकी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिख दो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, इसमें ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। एंड आफ्टर दैट ये फैमिली इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो आपने लिखनी है यहाँ पे। ये सेम है, ये सारे बच्चे लिख लेंगे और जो चीज़ आपके पास ना हो उसकी जगह आप निल लिख सकते हैं, NILL। ठीक है, जैसे स्ट्रीट बहुत सारे बच्चे जो देहात में रहते नहीं होती, बिल्डिंग नंबर नहीं होता, डोर नंबर नहीं होता, तो दैट्स वाई इनको आप स्किप कर सकते हैं और इन पे ये चीज़ें सब लिख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आपसे एक बॉक्स बना हुआ है जो ये आपसे टिक पूछ रहा है कि भाई अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्या यही आपकी रहायशी डिटेल भी है, यहीं पे आप रहते हैं? तो अगर आपकी हैं तो आप वहाँ पे भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितनी देर होगी यहाँ पे रहते हुए, सालों हो गए, महीने हो गए हैं, तो ये भी आपने नीचे आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, और सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आपने तभी देने हैं अगर आपके कोई प्रोफेशनल अकाउंट्स बने हुए हैं, जिसमें से बिलखसूस लिंक्डइन मैं प्रेफर करूँगा अगर आपके पास है। फेसबुक वगैरह जो है वो मोस्टली पाकिस्तानियों की जैसी होती है, हमें पता ही है, तो वो आप इग्नोर ही करें यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे आपने ना जो मालूमात देनी है वो अपने एजुकेशन के हवाले से देनी है, और यही वो बेसिक एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी होते हैं। जैसे मिडिल स्कूल के बारे में पूछा गया है, हाई स्कूल है, एसोसिएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो देन आपको 3 एजुकेशंस की डिटेल वहाँ पे देनी पड़ेगी, जिसमें से मैट्रिक, इंटर और बैचलर की। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर 4 डिग्रीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मिडिल स्कूल से मुराद ये नहीं 8वीं ग्रेड्स की जो क्लास है, क्योंकि अगर आप तुर्की का निज़ाम तलीम देखें तो वहाँ पे मिडल जो है वो 9th और 10th भी इसमें इंटर आती है। तो लिहाजा आपने पाकिस्तानी सिस्टम और तुर्किश को देखते हुए आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल ही डालनी है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, तो लिहाजा ये मैट्रिक की डिटेल आप यहाँ पे डालोगे। कि मैं कुछ इसको आपको फिल करके दिखा भी देता हूँ। जैसे हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे कंट्री पूछ रहा है, वो आपने सेलेक्ट करना है। सिटी जहाँ से आपने डिग्री की है तो वो आपने देखना है। मैट्रिक कहाँ से की है तो वो आपने वो वाला सिटी लिखना है यहाँ पर जहाँ पे आपका स्कूल लोकेटेड था। उसके बाद स्कूल का जो है वो देखें, अगर लिस्ट में मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं मौजूद तो वहाँ पे अदर पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी स्कूल्स मिल जाते हैं। उसके बाद एजुकेशनल स्टेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने हाई स्कूल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये रिलीजियस स्कूल था, जनरल हाई स्कूल था, जनरल था वही सिलेक्ट करोगे आप। और उसके अलावा जो मेजर फील्ड थे आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैट्रिक अगर आप साइंस के साथ किए तो साइंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसी के साथ साथ जो आपका स्टेटस है वो क्या है, यहाँ पे अभी आपने कर ली है, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है वही सिलेक्ट करोगे। तो कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, ये लिखना है। फाइनल ग्रेड्स जो हैं वो आपने 100 सेलेक्ट करना है, यानी परसेंटेज में मार्क्स यहाँ पे लिखने बेसिकली तौर पर।
तो टोटल आपकी परसेंटेज है और कितनी परसेंट आपने नंबर हासिल किए हैं वो, और आपने यहाँ पे अपना डिग्री और सनद दोनों आपने रिजल्ट कार्ड और डिग्री दोनों अपलोड कर दें। डिप्लोमे की जगह मोस्टली आपने सनद अपलोड करनी होती है और ट्रांसक्रिप्ट की जगह आपने रिजल्ट कार्ड। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक ही चीज़ है और जो कि मोस्टली पाकिस्तानियों के पास रिजल्ट कार्ड होते हैं, तो दोनों जगह वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो ये है कि अगर तो आपने कोई बोर्ड में से पोजीशन ले रखी है तो वो देन आपने फॉर्म फिल करना है, और अदरवाइज़ उसको इग्नोर मोड पे डालें। अगर आपने कोई रैंकिंग अचीव की है तो वो आपने लिखना है और फिर आपको उसका अपलोड भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर हमारे पास ये सारा कुछ नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ दें। तो ये है आपकी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बैचलर्स की डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी इसमें, और बैचलर डिग्री की जो इन्फॉर्मेशन है उसके सामने जो फॉर्म इस तरह से आएगा, सेम उसी तरह से डिटेल्स हैं, आपने उसी तरह से चीज़ें सेलेक्ट करनी है, सारा कुछ वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इसमें आपने मालूमात अपने लिए रेलिवेंट पुट कर देनी है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इसी तरह से अगर पीएचडी के लिए करेंगे तो आपको एमफिल की डिटेल भी इसी तरह से डालनी पड़ेगी। तो ये होगी आपकी एजुकेशन की डिटेल। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है आपका लैंग्वेज का डिटेल का। सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज उर्दू है वो आपने डाल लेनी है। उसके बाद अदर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर आपके पास आइल्स और टॉफल है तो आपने सर्टिफिकेट पे चेक मार्क करके अपना वो चीज़ भी यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि आपके पास ये लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट वगैरह है। तो अगर नहीं है तो ये चेक मार्क आपने नहीं करना। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस भी मच मैटर करता है अगर आपके पास है तो। कुछ लोगों ने फ्रीलांसिंग की होती है तो उसकी डिटेल आपने लाजमी डालनी है। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग की है तो इसका तो कोई वाली वारस नहीं है तो वो आपने इस वजह से नहीं डालनी है, लाजमी डालनी है। बहुत सारे स्कॉलरशिप जिन बच्चों ने जीते हैं तो उनमें वर्क एक्सपीरियंस ने बहुत अहम रोल अदा किया था। इसकी डिटेल आपने लाजमी डालनी है। एंड आफ्टर डैट जो सबसे की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ इसको नंबरों के बाद, वो है आपकी सीवी। अब सीवी जो है वो यूरोप पास में होनी चाहिए, यानी कोई कैनवा से बनी हुई सीवी या जॉब के लिए बनी हुई सीवी यहाँ पे नहीं चाहिए। एक यूरोप पास सीवी चाहिए जिसके ऊपर लोगो वगैरह भी ना लगा होना चाहिए यूरोप पास का, और एक प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। यानी वहाँ पे आपने खुद जाके तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना, वहाँ पे आपकी सीवी ही होगी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो सीवी बड़ी एहतियात से बनानी है, मेहनत लगेगी इसमें। ऐसा सीन नहीं है कि ये आधे घंटे में सीवी बन जाएगी, ये मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ। तो सीवी में थोड़ा टाइम लगाना है और मेहनत से सीवी बनानी है। यहाँ पे बहुत सारे जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनको सीवी नहीं बनानी आएगी यूरोप पास की। तो अगर आपको नहीं बनानी आती यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट्स से सीवी बनती है तो आप हमारी टीम से भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद है, वहाँ से देख के खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप नहीं बना सकते तो आप मेरी टीम से रब्ता करके उनसे बनवा सकते हैं। तो सीवी आपके लिए बड़ी अहम रोल अदा करेगी, ये आपने लाजमी अच्छे से बनानी है। और हाँ, जिन लोगों ने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, जब आप वर्क डिटेल डालोगे ना तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे आई हैव कंप्लीटेड या आई एम करेंटली डूइंग माई इंटर्नशिप, तो उसकी डिटेल भी आप लाजमी डालें। अगर आपने ऑलरेडी कुछ कर रखा है इंटर्नशिप जिन बच्चों ने, तो उनकी डिटेल भी लाजमी आपने डालनी है इस वर्क एक्सपीरियंस वाले फॉर्म में। उसके बाद आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यानी अगर आपने इनमें से कोई भी एंट्री टेस्ट दे रखा है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ग्री दे रखा होता है, सैट दे रखा होता है, या इसके अलावा जो कुछ और इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, इवन दो यहाँ पे आपको कुछ पाकिस्तानी टेस्ट जैसे कि यू सैट वगैरह की भी डिटेल मिल जाएगी हैड की, तो वो भी दे रखे हैं तो उनकी डिटेल्स भी लाजमी ऐड कीजिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होंगी उतने आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ेंगे स्कॉलरशिप जीतने के। उसके बाद एक और अहम चीज़, ये मैं इसको थर्ड नंबर पर रखता हूँ, फर्स्ट नंबर मैं सीवी कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सीवी मच इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर डैट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लेटर ऑफ इंटेंट, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन थर्ड नंबर पे जो ज़्यादा चीज़ रिकमेंड करूँगा ये अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट्स, और इसके अलावा जो आपकी यानी गैर निसाबी सरगर्मी है ना, या कुछ आपने सर्टिफिकेशन हासिल कर रखी हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस में वो चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। और ये सारी चीज़ें आपकी सीवी में भी शामिल होनी चाहिए, यानी वहाँ भी आपने ऐड कर रखी होनी चाहिए। तो अगर आप ब्लड देते रहे हैं, आपने कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम किया है, कुछ भी आपने कर रखा है ना, तो वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। इवन दो आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और कोई आपको सर्टिफिकेशन ऐसे मिल रखे हैं, इवन दो आप लोगों ने कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, डिजी स्किल्स है और इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स हैं, अगर उधर से कुछ आपने सर्टिफिकेशन हासिल कर रखे हैं तो वो भी यहाँ पे आपने लाजमी ऐड करने हैं। इसके बाद ये आपसे पूछे जा रहे हैं कोई सवालात के टर्की में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यानी आप ऑलरेडी अगर गए हैं तो अपना नो सेलेक्ट करना है। ये नो येस है, ये आप यहाँ से देख लें, ये सवाल रीड आउट करके, तो यहीं से आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद लास्ट के ऊपर ये माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम एप्लीकेशंस आपकी नज़र आ जाएंगी, जो भी आपने सबमिट की हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट हुई थी, रिजेक्ट हुई थी, जो भी स्टेटस था उनका।
और जो अभी आप नेक्स्ट करेंगे वो भी आपको यहीं पे शो होंगी। तो ये है आपके एप्लीकेशन स्टेटस का देखने का जो एरिया है ये वाला। इस पे ये हम नज़र अभी तो चूँकि हमने कुछ किया नहीं इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद आपने होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अगेन सबसे पहले एसोसिएट डिग्री है, तो अगर आप 2 साला प्रोग्राम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन है। बैचलर के लिए करेंगे तो आगे, इसी तरह से मास्टर्स के लिए नेक्स्ट फॉर्म है और पीएचडी के लिए अलग, रिसर्च के लिए अलग। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अप्लाई किस में करना है। जैसे कि मैं अभी बैचलर डिग्री के ऊपर अप्लाई करता हूँ, यानी अगर हमने एफएससी की उसके बाद हमने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अब उसके बेस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना है या अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पे जनरल कंडीशंस के ऊपर आप क्लिक करके इनकी सारी कंडीशंस को जो है वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज दैट मैं अभी यहाँ पे बैचलर डिग्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये सारी भी कंडीशन आप पढ़ लें, सारी आपके सामने आ रही हैं, इसको आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, भी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और वो किस किस सिटी में लोकेटेड है। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि आप एट अ टाइम 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12 प्रोग्राम को प्रेफर आप कर सकते हैं। तो रैंडमली नहीं चीज़ें करते, आपने हर चीज़ के पहले आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए भी किस यूनिवर्सिटी को मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी जो आपको सजेस्टेशन ये होगी कि आप सारी की सारी टॉप नॉच की यूनिवर्सिटीज़ ही 12 ना सेलेक्ट कर लीजिएगा, बल्कि आप ऐसे तरजीह दीजिएगा कि जिनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अगर तो आपके इंटरमीडिएट में नंबर अच्छे हैं या आपकी सीजीपीए अच्छी है तो आप पहली 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉप नॉच की सिलेक्ट कीजिएगा और लास्ट वाली भी 2 से 3 जो है वो टॉप नॉच की। लेकिन मिड में जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है ना आपने, वो उसमें आप थोड़ी लो रैंक की या कुछ इनके ऐसे सिटीज़ को भी टारगेट कीजिएगा जो इनके रिमोट एरियाज़ हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फिर चांसेस बढ़ा देगा। तो इस वजह से ये होगा कि किसी न किसी जगह पे आपका होने के चांसेस होंगे। बाकी ये हर स्टूडेंट की प्रोफाइल देखते हुए हर स्टूडेंट्स के लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर के लिए एक ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो आपने अपने हिसाब से चीज़ें सेट करनी है जो आपके रेलिवेंट हो। तो लिहाजा थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आप इसमें ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च इसमें लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद इसका सबसे मुश्किल और सबसे अहम चीज़ जो है, यानी सीवी के बाद मैं लेटर ऑफ इंटेंट को सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। ये मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यही वो चीज़ है जो आपकी एप्लीकेशंस की रिजेक्शन का बायस भी बन सकती है, जिसमें आपने बड़ी केयरफुली चीज़ें जो करनी है वो क्या है, वो कैसे करनी है, मैं भी बताता हूँ। अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने सिर्फ ये जो चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है कि आपके एकेडमिक और जो सोशल एक्सपीरियंस है वो उस डिग्री के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज दैट अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एकेडमिक और जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह से आप उनको रिलेट करेंगे अपनी डिग्री के साथ। दूसरा, उसमें ये भी आपने सवाल का जवाब देना है कि आपने टर्की को ही क्यों चूज़ किया है और आपने अपने फ्यूचर प्लान्स भी लिखने हैं एजुकेशन को लेकर और जो स्कॉलरशिप है टर्की में उसको लेकर। और एक अच्छा लेटर ऑफ इंटेंट आपके वहाँ पे चांसेस इन्हेंस कर सकता है, लेकिन ये एआई जनरेटर नहीं होना चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सब चीज़ें लिख दोगे और वो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। उनके पास एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं जो बड़ी इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो भी लिखना है ख़ुद लिखना है और एक अच्छी और जामिया चीज़ लिखनी है। अब लिखने के बाद आप किसी को ये प्रूफ रीडिंग के लिए दिखा भी सकते हैं, वेरीफाई भी करवा सकते हैं, लेकिन ख़ुद लिखें। और इसी के बाद अगर आप देखें तो बैचलर वालों की तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिलखसूस पीएचडी के लिए मैं ये कहता हूँ, तो ये एक रिसर्च प्रपोजल की तरह की चीज़ है जो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि जो यहाँ पे चीज़ें आप जहाँ जिस टॉपिक को यहाँ पर टारगेट करेंगे उसका मतलब ये है कि वहीं पे जाके अब इसी को पढ़ेंगे। उन्होंने ये क्लियरली बात मेंशन की है, बल्कि ये सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके वो टैलेंट देखना चाह रहे हैं या आपकी एबिलिटीज़ को चेक करना चाह रहे हैं कि आप रिसर्च करना जानते हैं। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी जो आपके रिसर्च प्रपोजल का टाइटल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर करना है, यानी वहाँ पे कौन से ऐसे सवालात के आप जवाब एड्रेस करने जा रहे हैं, यानी पहले अपने सवाल उठाने हैं अपने रिसर्च में। तो ये मास्टर्स वाले भी लाजमी मैं सजेस्ट करूँगा वो भी ये काम करें, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस इनहेंस होंगे। ये सवालात जो बनते हैं आपके रिसर्च में कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो वहाँ पे उस रिसर्च में, यानी जिसे आप रिसर्च गैप्स भी बोल सकते हैं बेसिक के तौर पर, ये आपने लिखने हैं। एंड आफ्टर डैट आपने एनालिसिस करना उस प्रॉब्लम का, तो ये आपने लिखना है। ये बहरहाल आपने गौर से रीड आउट कर लेना जो जो यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं। और फोर्थ नंबर पे आपने रिसर्च मेथड, यानी कि कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, और इसमें भी सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है क्या। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको खुद गाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा ये अपना लिखना है। उसके बाद जो अभी आपने सवालात जो आपने पॉइंट थर्ड में रेज़ किए थे तो उनके जवाबात अब आप कैसे दे सकते हैं इसमें रिसर्च क्वेश्चंस के, तो वो आपने लिखना है। एंड लास्ट पे जो चीज़ है वो है आपका जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है इसकी जो स्टडी में वो किस तरह से होगी, और साथ में लिटरेचर रिव्यू है जो आपने ऑलरेडी पब्लिकेशंस लोगों की पढ़ी हैं तो उनका आपने रिव्यू यहाँ पे लिखना है। एंड लास्ट वन, और ये भी एक ट्रिकी चीज़ है कि अगर अभी तक आपको लगता है कि भाई साहब आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें उतनी जान पैदा नहीं हुई, तो कुछ ऐसा आप लिखें यहाँ पे
या एक्सप्लेन करें जो कि एडमिशन कमेटी को आपकी तरफ मज़ीद राग़ब करे। तो ये हर स्टूडेंट की प्रोफाइल को देखते हुए अलहदा चीज़ें हो सकती हैं, तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर भी लाजमी तौर पर फोकस कीजिएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई इन टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन अगर ना खुद कर पाएँ या आपके पास लैपटॉप नहीं है, करने नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इन तमाम कामों के लिए हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो टीम से रब्ता करके मैं भी आप लोगों के लिए अप्लाई कर दूंगा। लेकिन हम उन्हीं लोगों को ये रिकमेंड करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लैपटॉप वगैरह या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अदरवाइज़ कोशिश यही करें आप खुद अप्लाई करें, और क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और ये जो लेटर है सीबी है ये आप भी खुद बना सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आके आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।